तीनों लोग भूमिहार समाज में खास करके शीर्षस्थ लोग हैं और जिनको आप पेन नेम कहते हैं वैसे लोग हैं ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मीटिंग करने की नौबत क्यों आई। कांटी सीट भाजपा से अजीत कुमार को टिकट दे और राजीव शर्मा यहाँ से चुनाव लड़े जदयू से, तो कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि 3 सीट अगर राजपूत चुनाव लड़ रहे हैं वैसे कि इसमें भाजपा को कम से कम 3 उम्मीदवार ऐसा हो जो भूमिहार समाज से हो और भाजपा उसको टिकट। मुजफ्फरपुर में भूमिहार पॉलिटिक्स की कहीं न कहीं अब अस्तित्व का सवाल बन गया है ये। बिल्कुल, और यही कर्णधार लोग हैं। 3 सबसे प्रमुख चेहरे हैं भूमिहार राजनीति के मुजफ्फरपुर में, खासकर कि ये तीनों अगर एक साथ मिलते हैं एक बड़े बदलाव का संकेत है। और हमें ऐसा लगता है कि इनको एक साथ बैठना भी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर आपकी सामाजिक भागीदारी अगर रहेगी तो वैसे में कहीं ना कहीं आप पावरफुल रहेंगे और आपका समाज आप पे भरोसा भी करेगा और समाज फिर डिस्ट्रीब्यूट होने से बचता है। नमस्कार, बिहार की पॉलिटिक्स में इन दिनों भूमिहार सुर्खियों में है। आरजेडी के साथ भूमिहार नेता आशुतोष कुमार की तनातनी जो है उसने पहले सुर्खियां बनाई। अब मुजफ्फरपुर से वायरल एक तस्वीर हेडलाइंस बना रही है। तमाम बड़े पत्रकार और तमाम सोशल मीडिया पोर्टल्स जो है इस बात को कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में 3 टिकट चाहिए, भूमिहारों को 3 सीटें चाहिए। चूंकि राजपूत जो है वो 3 सीटों पर कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं, तो भाजपा आलाकमान को संदेशा देने के लिए 3 भूमिहारों ने सीक्रेट मीटिंग की। लेकिन सीक्रेट मीटिंग का फोटो वायरल हो गया। ये वायरल हुआ या किया गया, इसी पे हम चर्चा करेंगे और विश्लेषण करेंगे इस विवेचना में कि आखिर भूमिहार पॉलिटिक्स को क्या हो गया है। जिस भूमिहार का एक समय में दबदबा होता था बिहार की पॉलिटिक्स में, खासकर के मुजफ्फरपुर में, आज ये स्थिति है कि एक मीटिंग करके फोटो वायरल करनी पड़ रही है। कैसे देख रहे हैं इस चीज को? सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आपको। और जो तस्वीर वायरल हुई है काफी चर्चा में है और हमको लगता है कि देर रात के बाद से चर्चा में है। लगातार सोशल मीडिया साइट्स के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे तो तस्वीरें डाली जा रही हैं और कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि तस्वीरें वायरल हुई हैं और स्थिति ऐसी है, अगर शब्द का हेरफेर जरा हो तो स्थिति ऐसी है कि तस्वीर वायरल कराई गई है। कारण है कि आप जब तस्वीरों को देखें तो 3 लोग बैठे हैं, वहां सेक्रेट मीटिंग चल रही है और वो 3 लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और शीर्षस्थ लोग हैं। इमारत के बाहर की तस्वीर भी पहले बिल्कुल इमारत के बाहर जो खड़ा है या तो सी ऑफ कर रहे हैं या फिर वेलकम कर रहे हैं। और तस्वीर जो है अंदर का वो दिख रहा है कि ये सुरेश शर्मा जी जो है पूर्व मंत्री बिहार सरकार और विश्व पितामह कहे जाते हैं उत्तर भारत भाजपा के लिए, क्योंकि उन्होंने भाजपा से उनका जुड़ाव और भाजपा को जिस तरीके से अपने संसाधनों से उन्होंने सींचा है, निश्चित तौर पे भीष्म पितामह हैं वो बीजेपी के। आज अगर बड़े बड़े चेहरे जो आपको विधायक के तौर पर स्थापित दिख रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से सुरेश शर्मा से उनको मदद मिली होगी। सुरेश शर्मा ने किसी न किसी रूप में उनको मदद किया है। दूसरे चेहरे अजीत कुमार की हम बात कर ले, आप समझ सकते हैं कांटी से एक ऐसा चेहरा अजीत कुमार जो कि पूर्व मंत्री रह भी चुके हैं, परिवहन निर्दलीय पिछली बार लड़े, 2 बार से हार रहे हैं, 2 बार जीते हुए हैं, लेकिन पिछली बार निर्दलीय में 56,000 से अधिक वोट आए। उनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि एकमात्र चेहरा अजीत कुमार है जिनके पीछे 50,000 जनता हमेशा तैयार रहती है। वो किसी पार्टी से हो, जनता उस पार्टी को वोट करती है, बल्कि अजीत कुमार को वोट करती है। तो 50,000 की संख्या अगर वोट किसी एक ऐसे कैंडिडेट के पीछे हो और वो पहले चुनाव जीत चुका हो, विधायक रहा हो, बिहार सरकार में मंत्रालय उसको मिला हो, मंत्री हो, तो समझ सकते हैं कि कद्दावर नेता की छवि है। और अजीत कुमार बड़े बेबाक किस्म के लोग हैं। अब देखिए कोई भी मुद्दा हो, जनहित के मुद्दों के लिए सड़कों पर भी उतरते हैं, आंदोलनरत लोग हैं। और तीसरे जो व्यक्ति हैं संगठनकर्ता के तौर पे उनकी एक जबरदस्त छवि है। जिलाध्यक्ष है भाजपा के, बिल्कुल जिलाध्यक्ष रहे हैं, निवर्तमान जिलाध्यक्ष। और सबसे बड़ी बात है कि उनके बाद ही भाजपा यहाँ 2 भागों में बांटी गई, पूर्वी और पश्चिमी। यानी कि अगर इकलौते भाजपा के मुजफ्फरपुर जिलाध्यक्ष की बात करें, एकल भाजपा जिलाध्यक्ष अंतिम, तो रंजन कुमार की चर्चा होती है। 1 नंबर संगठनकर्ता इनको माना जाता है। कारण है कि इनके ही काल में भाजपा को किस तरीके से इन्होंने अलग अलग तरीके से बनाया है और अलग अलग विंग्स को जिस तरीके से इन्होंने डेवलप किया। आपको पता है कि अजय निषाद लोकसभा चुनाव में उनका टिकट बीजेपी ने काटा था, नए उम्मीदवार आए थे, एंटी इनकम्बेंसी भी रही होगी, लेकिन स्थिति कुछ ऐसी हुई कि बिहार में सबसे ज्यादा वोट से इनका संगठन भाजपा को यहाँ से जिता के भेज देता है। कहने का मतलब है ये तीनों लोग भूमिहार समाज में खास करके शीर्षस्थ लोग हैं और जिनको आप पेन नेम कहते हैं वैसे लोग हैं ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मीटिंग करने की नौबत क्यों आई। ये सब लोग अपने क्षेत्र में काफी ज्यादा, रंजन कुमार जी के बारे में तो चर्चा है कि एक क्षेत्र में उन्होंने अपना
पैरवी करके कैंडिडेट को बदलने के लिए एक नया चेहरा तक दिलवा दिया। चर्चा हो रही है इस बात की। तो वैसे केस में आप समझिए कि इन लोगों को मीटिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी। इसमें दो तथ्य सामने आ रहे हैं। एक तथ्य जो आपने इंट्रो में थोड़ी सी चीजें खोली है कि जो पश्चिमी क्षेत्र है जिले का, आप समझ सकते हैं पश्चिमी क्षेत्र जो साहिबगंज विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, जहाँ से डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं, पर्यटन मंत्रालय उनको मिला है। तो उनके सीट की बात करें, बरुराज से अरुण कुमार सिंह जो तीसरी पीढ़ी के हैं, आपको पता है कि बिल्कुल जमुना प्रसाद सिंह, ब्रजकिशोर सिंह और उसके बाद बरुराज से जो विधायक मौजूदा विधायक अरुण कुमार सिंह, ये तीनों लगातार वहां से विधायक रहे हैं, अलग अलग काल में अलग अलग पार्टी से रहे हैं। तीसरे सीट की बात करें तो अशोक कुमार सिंह की हम बात कर रहे हैं, जो सीट सबसे पहला सीट माना जाता है भाजपा का पूरे जिले में। लगातार वो रहे हैं बीजेपी से, चाहे काल कोई भी हो, समय किसी का हो, सरकार किसी की हो, लेकिन अशोक कुमार सिंह पारू से विधायक हैं, ये लगभग यूनिवर्सल हो गया है। अब आप समझ सकते हैं कि इस बीच मुजफ्फरपुर जो कि भूमिहारी के लिए एक ऐसा सीट रहा है, भूमिहारी के लिए एक ऐसा जिला रहा है जो कि उनका हुकूमत और दबदबा हमेशा रहा है, लेकिन आज की स्थिति है कि एक भी भूमिहार विधायक या फिर एक भी सीट भूमिहार, 11 सीटें हैं, जबकि बिल्कुल 11 विधानसभा में एक भी सीट भूमिहार को नहीं। दो तो चलिए सुरक्षित सीटें हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बाकी के 9 पे स्थिति क्या है। अब आप समझिए कि सुरेश शर्मा लगातार राजनीति करते रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन स्थिति अब दिख रही है कि चाहे उम्र का तकाजा कहिए या पार्टी में इस तरह का जो गतिरोध चल रहा है, उनको अब लगने लगा है कि शायद उनकी स्थिति यह है कि भाजपा शायद इस बार किसी दूसरे को। हालांकि चुनावी मौसम बनते ही कई बड़े नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही। सुरेश शर्मा एक्चुअली मामले आपको होता है कि वो विश्व पितामह है बीजेपी के, खास करके पकड़ अच्छी है, बहुत जबरदस्त पकड़ है इनकी। पकड़ तब से आज से नहीं है, संघ में भी उतनी अच्छी पकड़ है जितनी बीजेपी में है। और जब आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय जनसंघ से जुड़े थे और भाजपा से जुड़े थे, उस समय से सुरेश शर्मा जो है कहीं ना कहीं भाजपा से हो, और एक ऐसा चेहरा जो केवल भाजपा में ही रह गए हमें। इसमें दिलचस्प बात यह है ना कि ये तीन चेहरे जो इस वक्त मीटिंग करते हुए दिखाई पड़े हैं, इन तीनों के बीच में कहीं ना कहीं मतभेद की खबरें रही हैं। बिल्कुल, हमेशा। रंजन कुमार जिस वक्त 2020 के विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव की बात करें ना आप, लोकसभा चुनाव में खबरें आई थी, और पिछले विधानसभा चुनाव में अगर सुरेश शर्मा हार गए मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा सीट से, तो उसमें रंजन कुमार के संगठन करता होने की एक भूमिका को भी बार बार पीछे से एक आवाज आ रही, एकदम सुरेश शर्मा खुद जो है मतलब नाम लेकर नहीं बोल रहे थे, नोटिफाई जरूर कर रहे थे उस चीज को। और अजीत कुमार के साथ उन्होंने एक संगठन भी बीच में चलाया, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट, उसमें उनको अध्यक्ष बनाया गया था। कुल्हन्नी में जब उपचुनाव हुआ उस दरमियान वो नीलाभ कुमार को, चूंकि भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने अपना समर्थन दिया, तो बीजेपी ने, जो कि बीजेपी से बीच में नाराजगी की खबरें थी, बीजेपी ने उनको मनाया और उसके बाद उन्होंने भाजपा के लिए चुनाव प्रचार किया। यहाँ तक जो चीजें हुई, और उसके बाद 2025 में विधानसभा चुनाव है और चुनावी साल में सक्रियता कहीं ना कहीं सभी की बढ़ी हुई थी। सुरेश शर्मा भी लगातार अपने पार्टी के आला नेताओं से मिल रहे थे, अजीत कुमार लगातार पार्टी में मेहनत कर रहे हैं, वो बीजेपी में आ चुके हैं, फ्रंट से अब ज्यादा मतलब उनको नहीं रह गया है, वो बीजेपी में आ चुके हैं, बाकायदा मोदी जी की रैलियों में अपने कार्यकर्ताओं को लेकर जुटान कर रहे हैं। रंजन कुमार को लेकर चर्चा रही कि औराई से वो तैयारी कर रहे हैं, औराई से उनको टिकट की आस है, पार्टी से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, बहुत दिन उन्होंने संगठन चला लिया, अब वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो अब ये तीनों ये संदेश देना चाह रहे हैं कि इतना भी हम लोग बटे नहीं है, इतने भी मतभेद नहीं है, आवाज बुलंद है, हाँ, और आवाज दूर तक जाएगी भी, तो अगर एक साथ निकले। साथ आकर जो तस्वीर वायरल हुई, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण हमें लगता है कि शायद पार्टी को यह संदेश भी देना चाह रहे हैं कि अगर राजपूत 3 सीट पे है, और आपको पता है एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह की बेटी कोमल सिंह गायघाट से एनडीए से, लोजपा की बात कर रहे हैं, एनडीए से प्रयासरत है, ऐसे में अगर कोमल सिंह को लोजपा, दिनेश सिंह का परिवार तो हर पार्टी में है जी, हर पार्टी में सर्वदलीय लोग हैं। कहने का ये मतलब है कि अगर मान लीजिए दिनेश प्रसाद सिंह की बेटी कोमल सिंह को अगर गायघाट से लोजपा टिकट दे देती है और कोमल अगर चुनाव जीत जाती है, क्योंकि संभव भी है, आप अगर वहां के वोट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अगर देखें तो ऐसा लगता है कि अगर वहां महेश्वर यादव के परिवार को टिकट न मिले और अगर एनडीए से एक उम्मीदवार अगर ये हो, कोमल सिंह हो, तो वैसे केस में चुनाव जीत भी सकते हैं, क्योंकि आरजेडी में अपने 2-3 बार वहां हो चुका है। तो वैसे केस में अगर कोमल सिंह चुनाव जीती तो चौथा सीट भी राजपूत के खाते में चला जाएगा। मुजफ्फरपुर की पॉलिटिक्स में, मतलब मुजफ्फरपुर में भूमिहार पॉलिटिक्स की कहीं न कहीं अब अस्तित्व का सवाल बन गया है ये। बिल्कुल, और यही कर्णधार लोग हैं, 3 सबसे प्रमुख चेहरे हैं भूमिहार राजनीति के मुजफ्फरपुर में, खासकर कि ये तीनों अगर एक साथ मिलते हैं एक बड़े बदलाव का संकेत है। और हमें ऐसा लगता है कि इनको एक साथ बैठना भी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर आपकी
सामाजिक भागीदारी अगर रहेगी तो वैसे में कहीं ना कहीं आप पावरफुल रहेंगे और आपका समाज आप पे भरोसा भी करेगा और समाज फिर डिस्ट्रीब्यूट होने से बचता है। मेरे पास एक जानकारी आई है जी, जी। सूत्रों के हवाले से, जी वो ये है कि ये तीनों जो है प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं बीजेपी के, और एक चौथे भूमिहार की एंट्री उस प्रदेश कार्य समिति में हो गई है और कहीं ना कहीं इसको लेकर भी इन तीनों के बीच में खलबली मच गई है। क्या हम लोग अपना मतभेद जो है भुलाकर एक साथ होते हैं और चौथी आवाज को खामोश करने का प्रयास नहीं, तो फिर हम लोग जो सोच रहे हैं कि कांटी, मुजफ्फरपुर और औराई से अपनी दावेदारी पेश करें, ये अगर चौथा एंट्री कर गया तो सारा काम बिगाड़ देगा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि फीडबैक जो लिया जाएगा, अब 3 लोग ऐसे हैं जो अब तीनों एक साथ बैठ सकने में सक्षम है, तभी तो बैठा इन लोगों तभी तो बैठे मीटिंग हुई। अब चौथा व्यक्ति जो है, अब चौथा व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो इस तरीके से बैठ पाए, इतना सहज हो के आपसे बातचीत कर पाए, जानकारियां साझा कर पाए आप उसके साथ। तो वैसे में हो सकता है कि वीटो पावर का इस्तेमाल करके चौथा व्यक्ति इन सब के कारनामों में पानी फेर दे। तो वैसे केस में कहीं ना कहीं एक बुलंद आवाज तीनों मिलकर एक साथ मिलाना चाहते हैं। और औराई की जहां तक बात है, हमें लगता है औराई में जो रंजन जी हैं संगठन करता है, उन्होंने अपने एक मजबूत सिपाही को की लगातार मतलब ऊपर तक पहुंचाई आवाज, और लगभग उनको हरी झंडी भी मिली है, उस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। तो औराई से रंजन जी चुनाव लड़ेंगे, इस बात की कयास धीरे धीरे अब समाप्त हो रहे हैं। स्थिति अब ये थी कि रंजन जी जिस तरीके से काम कर रहे थे और क्षेत्र में पूरा जिला उन्होंने संभाला है संगठनकर्ता के तौर पर। ऑलरेडी वहाँ भाजपा के विधायक हैं रामसूरत राय जी, रामसूरत राय वहां से भाजपा के विधायक हैं, लेकिन इस बार मंत्री भी रहे हैं इसी पंचवर्षीय में। इस बार की जो स्थिति है, जो क्षेत्र में लगातार हम लोग भी घूम रहे हैं, और स्थिति ऐसी है कि जनता डायरेक्ट कह रही है, खुल के कह रही है, विरोध हुआ है और जनता खुल के कह रही है कि मोदी तुमसे बैर नहीं है, रामसूरत तेरी खैर। अगर ये स्थिति है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को अपने कैंडिडेट बदलने और कैंडिडेट के नामों पर, क्योंकि घोषणा तो हुई नहीं है, विचार करने की जरूरत पड़ेगी। और शायद इसीलिए क्योंकि आपकी सरकार है और आपके वहां से विधायक हैं जो पहले से मंत्री, वेटेज वाले नेताजी, जिनका कहीं ना कहीं है प्रभाव है, और उसके प्रभाव क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में अगर आपके ही पार्टी का कोई कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता अगर लोगों से मिल रहा है और चुनाव की तैयारी कर रहा है, तो वैसे में हरी झंडी या फिर आंखों से इशारा तो ऊपर से भी किया गया होगा निश्चित तौर पे। नहीं तो हमको नहीं लगता है कि उस व्यक्ति की इस तरह की पार्टी लाइन से अलग हट के वो व्यक्ति, क्योंकि अभी पार्टी में है और मजबूत पक्ष पे, मजबूत पोस्ट पे है, वैसे में वो व्यक्ति फील्डिंग नहीं करता। तो वैसे में रंजन कुमार की स्थिति भी यही बन रही है कि हो सकता है रंजन कुमार जो है, जो पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा मुजफ्फरपुर रहे हैं, वो भी मुजफ्फरपुर सीट पर कहीं निगाहबान तो नहीं बना। अच्छा, कहीं वहां भी निगाहें तो नहीं है। बिल्कुल, और यही कारण है कि ये जो भविष्य की राजनीति थी, सुरेश शर्मा क्योंकि प्रखर राजनेता रहे हैं, लंबे समय से राजनीति करते हैं और संगठन को भी बहुत अच्छे से सींचने वाले लोग हैं, तो उनकी नजर बहुत तेज है। हमें लगता है 2-3 साल पहले उन्होंने इस चीज को देखा है। जैसे ही आपको याद होगा, जिलाध्यक्ष के तौर पे रंजन कुमार की पारी जब समाप्त हुई थी, पारी समाप्त होते ही जिला को 2 भागों में बांटा गया था, जोन पूर्वी और पश्चिमी बनाया गया था, 2 अलग अलग जिलाध्यक्ष बनाए गए। वैसे में रंजन कुमार जब फ्री हुए तो सबके जुबान पे एक सवाल था कि आखिर इनके लिए क्या, क्योंकि भाजपा में तो एक व्यक्ति एक पोस्ट की बात चलती है, तो वैसे केस में एक अब इनके लिए क्या होगा। तो अब लोग सीधा कहने लगे थे कि शायद आम चुनाव में रंजन कुमार की भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है। अच्छा, वैसे केस में रंजन कुमार भूमिहार के एक अच्छे चेहरे हैं और ये माना जाता है कि उनके अंदर एक ऐसी दक्षता है कि सबको खुश करके रख सकते हैं, काफी मृदुल स्वभाव। सुरेश शर्मा को लेकर एक चर्चा और रही कि उनके बेटे जो हैं, जी, अगर उनको अपने लिए टिकट नहीं मिलता है तो वो अपने बेटे के लिए जो है कॉम्प्रोमाइज सेक्शन की बात होगी ना, 3 लोग बैठे हैं उसमें। तो कॉम्प्रोमाइज सेक्शन ये हो सकता है कि सुरेश शर्मा को अगर ये लग रहा है कि उम्र का तकाजा ऐसा है कि पार्टी में अगर इस तरीके की आवाज उठने लगे कि उनको दरकिनार किया जाए, उम्र के तौर पे आपको टिकट ना मिले, तो वैसे केस में एक समीकरण ये हो सकता है कि ऐसे बीजेपी ये करती नहीं है, जिला हेडक्वार्टर की सीट राष्ट्रीय पार्टी कोई हो, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, हमेशा लड़ती है। कारण है कि वहां से जिले को कंट्रोल करना और जिले पे निगाह रखना आसान होता है। वैसे केस में बीजेपी आप देखें तो हर राज्य के, हर जिले के जो हेडक्वार्टर वाली सीट होती है वो खुद लड़ती है। और मुजफ्फरपुर की अगर आप बात करें तो मुजफ्फरपुर के मामले में हेडक्वार्टर बड़ा हो जाता है, क्योंकि पूरे तिरहुत का हेडक्वार्टर है। वैसे केस में बीजेपी यहाँ अपना सीट छोड़े, इसकी संभावना लगभग 9 के बराबर है। लेकिन अगर ऐसा कोई संभावना थोड़ा भी बनता हुआ दिखाई देगा तो सुरेश शर्मा अपने पॉलिटिकल जनरेशन को आगे बढ़ाते हुए दिख सकते हैं। और वैसे केस में एक बात ये भी हो सकती है, विकल्प के तौर पे हम बता रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो सुरेश शर्मा अपने बेटे को जदयू से लड़ाने के लिए मुजफ्फरपुर सीट भाजपा से कॉम्प्रोमाइज कराकर, कांटी जो जदयू की सीट है, हो सकता है भाजपा को वहां तो कैंडिडेट अजीत कुमार को बनवाया जाए और जदयू की सीट सुरेश शर्मा का बेटे हैं राजीव
राजीव शर्मा वो मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ते हुए दिखते थे। ये कॉम्बिनेशन तो ये है। राजीव शर्मा या संजीव शर्मा? राजीव शर्मा की बात हो रही है। संजीव शर्मा भाजपा से जुड़े थे, सामाजिक कार्यकर्ता है, लेकिन फिलहाल उनकी एक्टिविटी मार्केट में उस तरीके की दिख नहीं रही। लेकिन उनके बदले जो राजीव शर्मा है, उनकी एक्टिविटी लगातार देखी जा रही है और लगभग पार्टी और एनडीए के किसी भी कार्यक्रम में आपको वो प्रमुख रूप से अच्छे रोल में दिख सकते हैं। तो ये चीजें दिख रही हैं। तो वैसे केस में तो एक चीज कंप्रोमाइज का हो सकता है कि अजीत कुमार एक प्रबल नेता है और कांटी सीट जदयू के खाते में आती है। तो अगर मान लीजिए कॉम्प्रोमाइज का सेक्शन है, पिछली बार तो लोजपा भी लड़ी थी ना, लोजपा नीतीश कुमार के अगेंस्ट लड़ी थी, इसीलिए लोजपा हर उस सीट पे कैंडिडेट उतारी थी जहां जहां नीतीश कुमार का कैंडिडेट था। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर इस तरह की एनडीए की अगर इस तरीके की बन सकती है, तो वैसे में सुरेश शर्मा को अगर ये लगता है कि उनको टिकट उम्र के तकाजे को देखते हुए नहीं मिले, तो राजीव शर्मा को जदयू से मुजफ्फरपुर से टिकट मिले और ये सीट बदले, क्योंकि जदयू सीट कांटी का है और ये भाजपा की सीट है, तो इंटरचेंज किया जा सकता है सीट को। कांटी सीट भाजपा से अजीत कुमार को टिकट दे और राजीव शर्मा यहाँ से चुनाव लड़े जदयू से। एक तो कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि 3 सीट अगर राजपूत चुनाव लड़ रहे हैं, तो वैसे केस में भाजपा को कम से कम 3 उम्मीदवार ऐसा हो जो भूमिहार समाज से हो और भाजपा उसको टिकट, मतलब रंजन कुमार भी दावेदार निश्चित तौर पर। क्योंकि देखिए जो जिला अध्यक्ष रहे हैं उनका संगठन के लोग और उनके लोग लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में, तो वैसे केस में संभव है कि अगर इस तरह की संभावना अगर बनती है कि जदयू अगर सीट ना लड़े, बीजेपी लड़े, तो फिर कौन? क्योंकि अजीत कुमार तो कांटी से लड़ेंगे। अगर अजीत कुमार कांटी से लड़ते हैं तो फिर ये सीट सुरेश शर्मा को उम्र का तकाजा को देखते हुए अगर टिकट ना मिले, तो उनके बेटा तो जदयू में है, तो फिर भाजपा से कौन? तो फिर रंजन कुमार हो सकते हैं। ये भी एक कॉम्बिनेशन है। तो वैसे केस में शायद ये चीज हुआ होगा कि पार्टी अगर जिसको टिकट दे, वैसे लोग पार्टी के टिकट पे लड़े और जो लोग निर्दलीय लड़ेंगे उनको सब लोग मिलकर सपोर्ट करेंगे। इट माइट पॉसिबल, एक चीज ये भी हो सकता है। और राजपूत वाला जो कॉम्बिनेशन हमने बताया है आपको, ये भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए निर्दलीय भी सब लोग प्रभावी लोग हैं, अगर सीट निकलता है तो फिर बाद में फिर पार्टी को ज्वाइन कर जाएगा, क्या दिक्कत है? वैसे केस में पार्टी तो बाद में अगर आप विधायक हो जाते हैं, उसके बाद पार्टी में आते हैं, तो पार्टी तो सपोर्ट करेगी ही आपको, पार्टी को उतना सीट मिल जाएगा और आप प्रभावी नेता है, अपने साथ साथ सीट को निकाल करके पार्टी को मजबूत करते रहेंगे। माइट पॉसिबल। और पार्टी के पास भी ये मैसेज चला जाए कि लगभग जिस चेहरे को अलग अलग करके हम हो सकता था टिकट के बारे में सोच रहे होंगे, इतने तो एक साथ बैठने वाले लोग हैं, तो फिर दूसरे किसी विकल्प के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आपको इन्हीं विकल्पों पर विचार करनी होगी। और कहीं ना कहीं भूमिहार समाज नाराज हुआ तो बोचहा का सीट, आपको याद होगा कि बोचहा का सीट जो हुआ था, उसके पीछे एक भाजपा के मंत्री थे उस समय के, उन्होंने एक स्टेटमेंट विधानसभा में दे दिया और उसका नतीजा हुआ कि बोचहा में ब्रह्मक्षत्री समाज नाराज हो गया। बोचहा सीट इतने बड़े अंतर से, मैं सीधा सीधा कहता हूं कि एनडीए के कार्यकर्ता, एनडीए के वोटर्स, इनके पास एक बड़ी संख्या है, लेकिन उसके बाद भी इतने बड़े अंतर से वहां चुनाव हार जाना, दिल तोड़ वोटर बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो मुजफ्फरपुर की सियासत से एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें 3 बड़े भूमिहार चेहरे जो है वो नजर आए, इस पर हमने चर्चा की है। बिहार की राजनीति में चुनाव को लेकर गहमागहमी अब बढ़ने लगी है। ऐसे और विश्लेषण, ऐसी और विवेचनाएं हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। शुक्रिया।